dear students. Today we will continue measurement of national income. In this video, today we are going to discuss measurement of national income by income method. Income method. So, एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, जितनी भी इनकम होती हैं उन सब को ऐड अप करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं. अब इनकम किस किस वे में हमें मिलती है? सबसे पहले रेंट के फॉर्म में, फिर इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट हो गया, रेट पे हो गया, वेजेस सैलरीज, या आप कह सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या और नेक्स्ट है रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस हो गया, एंड नाउ लास्ट में प्रॉफिट और लॉस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. इन चारों की इनकम को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? सारी की सारी इनकम. क्योंकि यही चार फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. लैंड इन्वॉल्व होता है, कैपिटल इन्वॉल्व होता है, वर्कर्स होते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर होता है जो उद्यमी होता है, जो उस काम को स्टार्ट करता है. तो इन चारों की इनकम एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, इन सारी लैंग्वेजेस को, इन सारी इनकम को हम ऐड कर देते हैं. ऐड करके जो भी हमें मिलता है वो होती है डोमेस्टिक इनकम, और उसमें लास्ट में नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है. अब बच्चों, ये तो था एक सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बता दिया इनकम मेथड से हम कैसे करते हैं. नाउ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है. सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी मेथड में, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन. जैसे हमने वैल्यू एडेड में देखा था, प्राइमरी सेक्टर से क्या मिलता है, सेकेंडरी से क्या मिलता है, टर्शियरी से क्या मिलता है. अब यहाँ पर हमको सारी इनकम्स को, जितनी भी इनकम है किसी भी को मिल गई, जो भी पॉपुलेशन है वो जो भी इनकम रिसीव कर रही है, किस फॉर्म में रिसीव कर रही है, वो रेंट के फॉर्म में है तो उसको रेंट में रखना है, इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल गई है तो इंटरेस्ट में रखना है, वेजेस के फॉर्म में है तो उसको उसमें रखना है, और फिर एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में है तो उसको प्रॉफिट में रखना है. तो ये सारा हम डिवाइड एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं कि इनकम किस तरह से मिल रही है और उस किस फैक्टर को मिल गई है, और फिर उसका डिवीजन कर देते हैं. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन. तो ये तो था फर्स्ट स्टेप. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं. क्लासीफाई करते, अब क्या चीज़ क्लासीफाई करनी है वो हम अभी बता रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप. नाउ थर्ड में ऐड कर देते हैं जो भी है, ठीक है, और लास्ट में उसमें हम NFI ऐड कर देते हैं. ये चार स्टेप्स होते हैं जो इनकम मेथड के कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट डोमेस्टिक इनकम एंड इट्स कंपोनेंट्स. 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली जो किसी भी इंडस्ट्री में इनकम के फॉर्म में मिलते हैं. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अब सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलती है वेजेस इन काइंड एंड कैश के फॉर्म में. कंपनसेशन दिया जाता है किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी लोग को एंटरप्रेन्योर यानी कि जो भी कंपनी लगा रहा है, वो कंपनी चलाने के लिए उसको कुछ काम होते हैं, मशीन चलाना है, बोझा उठाना है, इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, माल सप्लाई करना है, माल रेडी करना है, पैकेजिंग है, बहुत सारे काम होते हैं. उन सारे कामों के लिए जो वर्कर्स वो हायर करता है उनको वो पेमेंट देता है, और वो पेमेंट देता है वेजेस इन काइंड एंड कैश. कैश तो आप समझ गए, सैलरी हो गई, और काइंड का मतलब होता है
कि कभी कभी एम्प्लॉयर जो होता है, जो वर्कर्स को हायर करता है, वो उनको सैलरी नहीं देता है, मतलब सैलरी भी देता है, साथ में उनको सपोर्ट के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे देता है, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देता है, उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ीस का पेमेंट वो कर देता है, या उनके लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटी देता है, उनको आने जाने का खर्चा दे देता है, और कई तरह के अलाउंसेस है जो वो देता है। तो वो सारे के सारे इनडायरेक्टली उसकी इनकम को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी नहीं देगी तो वर्कर्स को अपनी सैलरी से ही खर्चा करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली वो उसकी इनकम को बढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों को भी हम उसकी सैलरी का ही पार्ट मानते हैं। तो वेजेस इन काइंड एंड कैश, जैसे उसको ड्राइविंग के लिए स्कूटर दे दिया, या स्कूटर नहीं दिया तो पेट्रोल के लिए पैसे कंपनी दे रही है, तो इस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ उसकी इनकम को बढ़ाते हैं इनडायरेक्टली। तो ये सारा का सारा हो जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ सेकेंड पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट बेसिकली। अब रेंट मतलब दो तरीके से होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दो तरह से हमें पेमेंट मिलता है, एक रेंट एंड रॉयल्टी के रूप में, और दूसरा होता है इंटरेस्ट। रेंट मतलब जब डायरेक्टली लैंड को प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हो गया, उसका जो पेमेंट होता है वो रेंट होता है। रॉयल्टी होता है जो, जैसे आपकी कोई काबिलियत है, मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं, आपकी बुक को छापने के लिए आपसे किसी ने परमिशन ली, वो कहता है या हम आपकी बुक पे मूवी बनाना चाहते हैं, या आपके सॉन्ग को रिपीट करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ जो आपकी है, आपकी काबिलियत है, आपकी मतलब कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी को कोई और यूज़ करना चाहता है, और उसके बदले में वो कहता है कि आप हमसे इतने पैसे ले लीजिए और अपनी क्वालिटी हमें दे दीजिए, हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे किसी और फॉर्म में। तो वो जो पेमेंट होता है वो रॉयल्टी होता है। तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर हमारी क्वालिफ़िकेशन से भी है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन होती है जो नॉर्मली लोगों में नहीं होती है। फिर होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म वाली, जैसे कि हाउस हो गया, या बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं उनके बदले में जो हमें मिलता है वो होता है इंटरेस्ट। या कैपिटल लगाते हैं, कभी कभी किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उन पैसों के बदले भी जो दिया जाता है वो भी इंटरेस्ट होता है। तो ये दोनों पार्ट हो गए। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। वो बेसिकली होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड, नंबर 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, सबसे पहले अच्छा ये कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट लगाती है कंपनीज के ऊपर उनके प्रॉफिट पे। जैसे कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ, उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि ये हमको टैक्स के फॉर्म में उसको कंपनी को पे करना है। लेकिन चूंकि वो इनकम इन्हीं की होती, कंपनी की ही, क्योंकि कंपनी के ही प्रॉफिट पर वो लगता है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो हम इसको प्रॉफिट में लेते हैं। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम मतलब जितना उसने लगाया उससे ज़्यादा लाभांश, लाभ का अंश, मतलब जो भी उसने खर्चा किया उस खर्चे के ऊपर उसको जो भी इनकम मिली, डिविडेंड। बेसिकली प्रॉफिट यही होता है, डिविडेंड। तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब कि कभी कभी प्रॉफिट्स ऐसे भी हमें मिल जाते हैं जिसको हमने सोचा नहीं होता है, या हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, उतने हिस्से को, उतनी कैपिटल हमने वहाँ पर खर्च ही नहीं की, लगाई ही नहीं कंपनी में, इवन देन उसको एक्स्ट्रा इनकम मिल गई है। दैट इज़ कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब जैसे कंपनी की इनकम है 1.5 करोड़, अब नेक्स्ट टाइम में उसने 1.5 करोड़ नहीं लगाई, उसने 1 करोड़ से ही फर्दर
प्रोडक्शन काम स्टार्ट कर दिया। तो वो जो 50 करोड़ की इनकम थी वो उसकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। उसको उसने किसी भी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन के लिए उसने ना उसको रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया, ना किसी चीज़ के लिए यूज़ किया, तो वो बचा रह गया उसके पास, वो है उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ें मिल करके प्रॉफिट बनाती हैं। बच्चों याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो अक्सर एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको एक दे दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके पार्ट्स दे दिए, या इसमें से भी कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी दे दिया है, इसी तरीके से प्रॉफिट दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, या डिविडेंड भी दे दिया। आपको डिविडेंड लेना है, लेकिन कब? जब प्रॉफिट नहीं दिया है। आपको अगर मेन चीज़ दे दी गई है तो आपको सब पार्ट्स को इग्नोर कर देना है, या मेन चीज़ नहीं दी गई है तब आपको सब पार्ट्स जोड़ करके एक मेन पार्ट बनाना है। तो ये सारे आइटम्स थे जिनको हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, उनकी कीमत निकालनी है, क्या किस पार्ट की इनकम है, ये सारा हमें क्लासिफाई करना होता है। नाउ कम टू थर्ड एंड लास्ट component, that is mixed income of self employed। सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चों उनको कहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी लैंड भी अपनी होती है, काम भी खुद ही कर रहे हैं, वो मतलब लेबर भी खुद ही का है, रॉ मटेरियल भी खुद ही अरेंज कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल भी खुद ही लगा रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर भी वो खुद है। यानी कि जैसे सपोज एक छोटी सी पान की दुकान में वो मालिक भी है, वही माल खरीद के लाता है, सब काम करता है, पान लगाता है, पान बेचता है, यानी कि लेबर भी वही है, वही कैपिटल भी अरेंज कर रहा है, क्योंकि सामान भी वो खुद ही से खरीद रहा है, खुद ही सारा अरेंजमेंट कर रहा है, खुद ही की दुकान है उसकी, तो कैपिटल भी उसी की है, और बेच भी वो खुद रहा है, और प्रॉफिट लॉस भी खुद ही ले रहा है। तो ऐसे लोगों की इनकम को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। उसको जो भी टोटल इनकम मिली लास्ट में, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि कितना पार्ट कैपिटल का है, कितना पार्ट लैंड का है, कितना पार्ट उसके लेबर का है, या कितना पार्ट उसका प्रॉफिट है। तो इन लोगों की इनकम को हम अलग ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ने से हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। क्या मिलती है? डोमेस्टिक इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। एंड लास्ट इन द लीस्ट, आपको अगर नेशनल इनकम बनानी है, NI निकालना है, तो सिर्फ आपको NDI में नेट डोमेस्टिक इनकम में, बच्चों इनकम हमेशा नेट पर ही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और फैक्टर कॉस्ट होती है, क्योंकि इनकम में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे होता है? चीज़ों पर होता है, चीज़ों की घिसावट होती है। इनकम की कोई घिसावट नहीं है, इनकम को सिर्फ हम एक्सपेंड करते, खर्च करते हैं। फैक्टर कॉस्ट इसलिए क्योंकि इनकम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं होते। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें NDI इन सबको जोड़ने पर नेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट ये हमें मिल जाता है। अब अगर हमें इसको नेशनल इनकम बनाना है तो हमें इसमें सिर्फ एक और आइटम जोड़ देना है, एक कंपोनेंट और जोड़ना है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ऐसे लोगों की इनकम को जो एब्रॉड में रह तो रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि वो इनकम प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, जहाँ के वो सिटीज़न हैं। रेसिडेंट वहाँ के हो सकते हैं, बट सिटीज़न जिस कंट्री में उनकी इनकम जोड़ी जा रही है। तो ये आप जोड़ लेंगे तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं नेशनल इनकम मिल जाएगी।